एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज से अर्थात आज है 5 अगस्त, आज है 5 अगस्त और आज से ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और साथ ही 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए अपनी नोट्स भी बनाएं चैनल के साथ जुड़ करके, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपको परीक्षा में 70 में से 65 नंबर अथवा 55 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप 65 प्लस भी ला सकते हैं या 55 प्लस भी अंक ला सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को देखते हुए अपनी नोट्स भी बनाएं, क्योंकि मैं अब आपको सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको यहां पर हिंदी विषय की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी और ग्रह विज्ञान, जी हाँ मैं आपको बता दूं, ग्रह विज्ञान से भी रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगी और साथ ही आपको चित्रकला से भी रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो आप इतनी विषय की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहां पर आप देख पाएंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? पहला विकल्प है विलियम प्रथम, दूसरा विकल्प है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा विकल्प है विलियम प्रथम व बिस्मार्क और चौथा विकल्प है फ्रेडरिक महान। तो राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा विलियम प्रथम व बिस्मार्क। ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। और इन प्रश्नों को मैं आपको रटा दूंगा, आप इस वीडियो को देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी करते रहें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। और अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख पाएंगे, इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? यहां पर आप देख पाएंगे पहला विकल्प है रूस का जार, दूसरा विकल्प है विलियम प्रथम और तीसरा विकल्प है मेजनी गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल द्वितीय और चौथा विकल्प है डी वाला ऑप्शन नेपोलियन तृतीय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, यहां पर आप देख पाएंगे सी वाला ऑप्शन सही है, मेजनी गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये जो हैं इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार थे। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश से हुआ था? यहां पर पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश से हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। किस देश से पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ था? इटली से। राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन सही है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख पाएंगे, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा देश है जहां राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन जर्मनी,
बी वाला ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है? यहां पर आप देख पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश है? जर्मनी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी का एकीकरण करने में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई थी और वह कौन था? यहां पर दिए गए विकल्पों में से ए वाला ऑप्शन है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, बी ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क, सी ऑप्शन है नेपोलियन और डी ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं ऑटो वान बिस्मार्क। बी वाला ऑप्शन सही है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्तित्व कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? पहला विकल्प है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, दूसरा विकल्प है नेपोलियन, तीसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? पहला ही ऑप्शन सही है, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। और आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए और यदि आप 70 में से 65 प्लस या 55 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बनाते रहें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं आपको विधिवत और बिल्कुल सटीक ढंग से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल सटीक ढंग से आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने वाला हूं। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है यहां पर आप देख सकते हैं गैरिबाल्डी, बी वाला ऑप्शन है बिस्मार्क, सी ऑप्शन है कावूर और डी ऑप्शन है मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन मेजनी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई। यह प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? पहला विकल्प है 1788 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1789 ईस्वी और तीसरा विकल्प है 1790 ईस्वी और चौथा विकल्प है यहां पर 1787 ईस्वी। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1848 को फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? पहला विकल्प है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई और दूसरा विकल्प है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा विकल्प है सैन्य शासन की स्थापना हुई, चौथा विकल्प है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? 1848 ईस्वी को जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का गणतंत्र की स्थापना हुई। डी वाला ऑप्शन सही है, गणतंत्र की स्थापना हुई। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहां पर आप देख पाएंगे पहला विकल्प 1815 ईस्वी, दूसरा विकल्प 1830 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1848 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1871 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 1848 ईस्वी में। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन सही है। और यहां पर आप देख पाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में लिया है। तो यहां पर आप देख पाएंगे पहला प्रश्न यानी 11 नंबर का प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कौन था?
फ्रेडरिक सारियू कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी क्या था? कलाकार था। सन 1848 में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक सारियू ने सन 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और इन चित्रों में उसने क्या किया? अपने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ एक संसार था। और जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, आप इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिएगा, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको आधे प्रश्न तो ऐसे ही याद हो जाएंगे और आपकी राइटिंग भी अच्छी होने लगेगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? और उत्तर क्या हो जाएगा? उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। जिसका अर्थ क्या है? आजाद। इसलिए उदारवाद का तात्पर्य है आजादी का व्यवहार। इसलिए उदारवाद का तात्पर्य क्या है? आजादी का व्यवहार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व क्या हो जाएगा? मारियान और जर्मेनिया के चित्र राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के प्रयास थे। मारियान और जर्मेनिया के जो चित्र थे वह राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के प्रयास थे। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता में राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक जो चौक चौराहे थे वहां पर लगाई गई ताकि जनता में क्या हो? राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का जो प्रतीक है उसकी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, उसका चिन्ह स्मरण रहे। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई और इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का क्या बन गई? रूपक बन गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख पाएंगे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को जरूर आप नोट कर लीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ? उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में पूरा हुआ। कब? सन 1871 में पूरा हुआ और यह ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से फ्रसा की जीत का परिणाम था। और यह किसका परिणाम था? यह ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रसा की जीत का परिणाम था। और यहां पर आप देख पाएंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? आपको 2 कारण बताना है। तो बिल्कुल आसान है उत्तर, ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए अथक व रणनीति प्रयास किए। ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने अथक व रणनीति प्रयास किए। और दूसरा कारण क्या है? अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को महत्व न देते हुए देश को सर्वोपरि रखा। ऑटो वान बिस्मार्क ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को महत्व न देते हुए उन्होंने अपने लिए अपने देश को सर्वोपरि रखा। इसीलिए उन्हें
जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों कारण हैं, उन्हें यानी ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? मेतसिनी, नंबर 2 है गैरीबाल्डी और नंबर 3 कावूर। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? मेतसिनी, गैरीबाल्डी और कावूर। अगला है प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को लिया है। आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि अब आपको 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या थे? 2 परिणाम बताना है आपको। पहला उत्तर है राजतंत्र का अंत हो गया, यानी पहला जो कारण था, यानी पहला जो परिणाम था फ्रांस की क्रांति के बाद, वह क्या था कि राजतंत्र का अंत हो गया। और दूसरा क्या परिणाम हुआ? मानव अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और मानव अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। और यहां पर अगला प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था? उसने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया? बिस्मार्क कौन था और उसने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया? उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। उसने प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। उसने क्या किया? प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर सर्वप्रथम स्लेस्विग तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपना ली और सर्वप्रथम स्लेस्विग तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध सन जो कि 1866 में पराजित करके उसने जर्मन राज्यों को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। 1866 में सेडोवा के युद्ध में उसने क्या किया? जर्मन राज्यों को उसके प्रभाव से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। और 18 जनवरी 1871 को प्रशा सम्राट विलियम प्रथम महान जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। सन 1871 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, कार्बोनरी क्या थी? उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ है कोयला जलाने वाले। कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोयला जलाने वाले। वास्तव में कार्बोनरी एक गोपनीय समिति का नाम था। वास्तव में कार्बोनरी किसका नाम था? एक गोपनीय समिति का नाम था। मैटरनिख की दमनकारी नीति से असंतुष्ट होकर इटली के देशभक्तों के अनेक गुप्त समितियों की स्थापना की थी, जिनमें कार्बोनरी नामक समिति सबसे अधिक संगठित तथा शक्तिशाली थी। और इस समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना।
ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था। और यहां पर आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आ भी चुका है। इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? तो यहां पर आप देख पाएंगे सबसे पहली बाधा क्या थी? इटली में बहुत से राज्य थे और इन राज्यों पर विभिन्न राजवंशों का शासन था। इटली में बहुत से राज्य थे और इन राज्यों पर विभिन्न राजवंशों का शासन था। दूसरी बाधा क्या थी? रोम का पोप। जो रोम का पोप था एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था। एकीकरण के मार्ग में वह सबसे बड़ी बाधा था क्योंकि वह संपूर्ण यूरोप की कैथोलिक जनता का धार्मिक नेता था। क्योंकि वह संपूर्ण यूरोप की कैथोलिक जनता का क्या था? धार्मिक नेता था। और इटली के एकीकरण में तीसरी बाधा क्या थी? इटली के विभिन्न शासकों में पारस्परिक ईर्ष्या तथा वैमनस्य की भावना व्याप्त थी। जो इटली के शासक थे उनमें आपस में पारस्परिक ईर्ष्या तथा वैमनस्य की भावना थी। और इटली के एकीकरण की अगली बाधा क्या थी? इटली की जनता में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। और इटली की जनता में किसकी कमी थी? राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। और अगली बाधा क्या थी इटली के एकीकरण के लिए उत्तरदायी? इटली के विभिन्न राजनीतिक दलों में एकता का अभाव था। जो इटली के विभिन्न राजनीतिक दल थे उनमें एकता का अभाव था। तो मैंने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है आप सभी को। आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर लिख लें और तैयार भी कर लें। 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब आपको इस चैनल पर करा दी जा रही है। आप चैनल के साथ जुड़ें। यहां पर आपको हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय और सामाजिक विज्ञान विषय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और अपने सभी मित्रों को चैनल के साथ जोड़ दें क्योंकि यहां पर आपको बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। जय हिंद।